बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि पूरी सहन शक्ति से, पूरे प्रेम भाव से इस यात्रा को संपूर्ण करे। इसी में कांग्रेस की बुलाई है, इसी में हम लोगों की बुलाई है, इसी में सबकी बुलाई है। यही कांग्रेस लोगों के माता की, भारत माता की, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਆਏ लेकिन और इस करिए अज लोग ये समझाने की जरूरत है। इन्हें जम्मू के दो अत्याचार किए। अज कांग्रेस टाइम की गल करने हैं, उसने जो बिजली के मीटर 100 रुपये पर महीने का जो लोग किराया देने बुआ है, ये लोग समझाने की जरूरत है। तो मैं जी साड़ी कांग्रेस की सीनियर टीम इतनी बैठा और इसके मसले की पुरजिल लोग तक मुल्क के जो हालात थे, उन हालात को देखते हुए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था, नहायत ही ज़रूरी था। जिस तरीके से उन्होंने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक वो पैदल चले, रास्ते में सब लोगों को मिले, सब लोगों को सुना, उनकी मुश्किलातें उन्होंने समझी और एक आपसी भाईचारे का जो संदेश दिया। उन्होंने जितनी भी सेकुलर फोर्सेस थी, मैं समझता हूँ कि राहुल जी का एक बहुत बड़ा योगदान है सेकुलर फोर्सेस को यूनाइट करना, इकट्ठा करना। जब सेकुलर फोर्सेस सारी इकट्ठी हो रही हैं, लगभग हो चुकी हैं, तो मैं समझता हूँ कि वही देश का संगठन है, वही देश की एकता है, वही देश को जोड़ने का एक सबसे बड़ी सफलता है। क्या देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजबूती जो है मिलती नजर आ रही है और अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को तो हुआ ही हुआ। कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, यूनाइट हुई, लेकिन भारत को भी भारत जोड़ो यात्रा का बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है राहुल जी की वजह से हुआ। जो इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जा रहा है, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, भारत अलग अलग उसका मीनिंग है। इंडिया जो किया जा रहा है, इंडिया का जो मकसद है वो आई का अलग है, एन का अलग है, वो अलग अलग है, वो जोड़ के इंडिया बना है। तो इंडिया ही हमारी शान है। सबसे पहले हम इंडियन हैं, भारतीय हैं। अगर किसी को जो अच्छा नहीं लग रहा तो मेरा ख्याल वो ठीक बात नहीं है। इस पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, सबसे पहले हमारा वही नारा होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले चले। किस तरह से देखते हैं कि आज के दौर में कितना फर्क पड़ा है पूरे भारत देश में? देखिए, जो आप कह रहे हैं, मैंने दूसरे लफ्ज़ों में ये समझाया कि मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार था, इलाकाई सियासत उभर रही थी, कम्युनल सियासत उभर रही थी, तो आपसी नफ़रतें जो थी, मजहबी, जाति, इलाकाई नफ़रतें, सियासी नफ़रतें बढ़ रही थी। उसमें उन्होंने स्लोगन दिया कि मैं नफ़रत के बाज़ार में एक मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूँ, सबको प्यार देने चला हूँ, सबको इकट्ठा करना चाहिए। क्या देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि जिस तरह राहुल गांधी जो है आम जनता के बीच में जाके बैठ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का पब्लिसिटी स्टंट जो है वो किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता, हमें उसमें नहीं जाना है। कांग्रेस 140 साल पहले बनी थी, लोगों के अंदर गई, लोगों को जोड़ा, एक ताकत बनाई, इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया और आज़ादी के बाद इस मुल्क को बनाया, एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सबको बराबरी के हक हैं, सब तबका को, सब मजहबों को, सब जाति को, सब इलाका को बराबर के हक हैं और लोगों की चुनी हुई सरकार हो, लोकतंत्र उस संविधान में दिया जो कांग्रेस ने। आज जब मुल्क आज़ाद करवाया, एक सुई तक भी हमारे मुल्क में नहीं बनती थी। आज हमारा मुल्क दुनिया के
सबसे तरक्की याफ्ता मुल्कों जो 4-5 मुल्क हैं उनमें हमारे भारत का भी एक नाम है। जो 4-5 सबसे ताकतवर मुल्क हैं दुनिया के उनमें भारत का भी एक नाम है। ये कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस की वजह से। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को वन बाय वन प्लीज़। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को बहाल करना है और लोगों की मांग भी रही है और पिछले काफ़ी अरसे से लोग परेशान भी है इस चीज़ को लेकर। क्या देखते हैं कितनी जल्दी इनको चुनाव करवाने चाहिए? देखिए, हमारी बदकिस्मती है, हम मशकूर हैं महाराजा जी के जिन्होंने एक मजबूत रियासत हमारे हवाले की और अपनी हुकूमत के वक़्त भी उन्होंने इस रियासत में बड़ी डेवलपमेंट की थी। सूखा ग्रस्त जो एरिया थे वहाँ सूखा ख़त्म करने के लिए फसल की पैदावार बढ़े, उन्होंने नहरें बनाई, उन्होंने और भी तरक्याती काम किए, अच्छे कानून बनाए, स्टेट सब्जेक्ट जो था वो हमारी रियासत में लागू किया। ये देखते हुए कि हमारे सर क्या देख रहे हैं? ये 3 दफ़ा हमारे जम्मू बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, AICC मेंबर हैं और बड़े टॉप के सीनियर वकील हैं। सर क्या देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो जितना भी अभी इतने रेगुलर जो उसकी बहस चली उसमें सब जो तथ्य थे उनको रखा गया जम्मू कश्मीर को लेकर के, सेशन को लेकर, किस प्रकार इसमें सारी चीज़ें हैं। अब क्या उम्मीद रखी है? देखो, आपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स डेली वॉच की होंगी। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जो मेन दलीलें थी वो स्टेट की तरफ से भी आ गई और जो पिटिशनर्स थे उनकी तरफ से भी आ गई। आर्टिकल 370 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की आज भी बुक को निकालें तो इंटैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ है। 370 में हमें स्पेशल स्टेटस मिला था। 370 में जो भी तरमीमें शुरू से लेकर के 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब प्रेजेंट हुआ 26 जनवरी को, उसके बाद जो तरमीमें होती गई वो 370 में ही हुई। और ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि 370 टूटा नहीं है, ये एब्रोगेट नहीं हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी इंटैक्ट है। इसके अंदर ही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या पार्लियामेंट बना सकती थी, हमारा स्टेटस स्टेट से डाउनग्रेड करके यूटी कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल था या नहीं था, इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिटें हुई और आपने सबकी दलीलें सुनी होंगी। और मेरा पर्सनल व्यू भी ये है कि 370 एक बेसिक इसका इंग्रेडिएंट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कोई भी अथॉरिटी जो है कोई भी चेंज नहीं उसमें कर सकती। और ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो सबमिशंस हुई हैं डिफरेंट पार्टीज़ की तरफ से, डिफरेंट वकला साहिबान की तरफ से, उसमें जो कंटेंशंस आई हैं ये हमारी दलीलें जो हैं एक्सेप्ट होंगी और हमें स्टेट का दर्जा दोबारा से मिलेगा और स्टेट के अंदर डेमोक्रेसी जो है चंद्रचूड़ सिंह ने उन्होंने एक बात कही रही है उस मौके पे कि ये जो स्टेटस है 370 जो है ये कंडीशन नहीं है। जिस समय हमारा एसेशन हुआ इंडिया के साथ उस समय ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, फ्री होल्ड था, उसमें अनकंडीशनल था टोटली। तो 370 को किस प्रकार? मैं यही बात तो आपको शुरू से कह रहा हूँ कि जिस दिन अम्बेडकर साहब चेयरपर्सन थे जिनकी अध्यक्षता में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और देश को दे दिया, नागरिकों को ये मिल गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें 1950 में मिला था उस दिन 370 था, आज भी 370 इंटैक्ट है। 370 एब्रोगेट नहीं हुआ है, ये रिपील नहीं हुआ है, मॉडिफाई नहीं हुआ है। ये एनेबलिंग प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एनेबलिंग प्रोविजन में उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया है। तो आप तो जर्नलिस्ट हो, आप रोज पढ़ते हो। पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड है कि ये टेम्पररी प्रोविजन नहीं, प्रोविजन नहीं। देखिए, प्रोविजन किसी ने आज तक इसको टेम्पररी प्रोविजन नहीं कहा। कॉन्स्टिट्यूशन का मैं पहले आपको बोल रहा हूँ, आर्टिकल 1 से लेकर के आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देखते जाइए, आपको 369 के बाद 370 सामने आ जाएगा। इन्होंने 371 लगा दिया। नहीं, ये क्लेम 371 में आप जैसे आप हिमाचल की बात करते हो, वो 371 में, हाँ वो 371, हम 370 हैं, आज भी हम 370 हैं। 370 सेक्शन 1 सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं। तो ये लेकिन 370 एज इट इज रहा है, उसी को चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ये
ये अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट ने की है ये गलत है। मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी उम्मीद है कि कुछ ना मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर वो मिलेगा। हम देश के देखिए ना, हम इंटेग्रल पार्ट हैं इस देश के, हम सिटीजन्स हैं इंडिया के, तो हमें ये क्यों डिप्राइव कर रहे हैं जो हमारे राइट्स हैं एज ए स्टेट का राइट, जो हिमाचल के लोगों को राइट्स मिले हैं वो राइट्स हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को भी स्पेशली मिलने आई चाहिए। थिंक अगर हमारे फेवर में ये डिसीजन जाता है तो पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस को दूसरी पार्टी को बड़ी जीत मिल सकती है। आप क्या देखेंगे? वो तो